हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द लेवल इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये एक मतलब मैनेजमेंट में इसका एक अहम रोल है। तो हम पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। तो मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल हैं जिनको हेनरी फॉयल ने दिया है, जिन्हें हम मैनेजमेंट गुरु भी कहते हैं। तो 14 प्रिंसिपल हैं, दिया है हेनरी फॉयल ने, जिनको हम मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो जो 14 प्रिंसिपल है, तो एक बार मैं ऐसे बोल देती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, डिवीज़न ऑफ लेबर, सेंट्रलाइजेशन, रिम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, हायरार्की, ऑर्डर, इक्विटी, स्प्रेडिक और इनिशिएटिव। तो ये 14 प्रिंसिपल हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे तो हमें अच्छे से तैयार होगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय बाय द सुपीरियर, सो द वर्कर्स लिसन टू द सुपीरियर only to do the job, avoiding confusion and conflict। तो जो पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इसका यही मतलब है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को उनके सुपीरियर से एक जैसा ही कमांड मिलना चाहिए। मतलब काम करने का जो इंस्ट्रक्शंस है वो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द वर्कर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग ग्रुप। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेम लेवल के वर्कर को दो वर्कर्स हैं, उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द वर्कर बाय द सुपीरियर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन एंड फॉर द वर्कर्स स्मूथली दे कैन डू द वर्क। तो ये पहला था यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा है मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का एक बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक्स मतलब डिसिप्लिन में क्या है। तो एवरी मैनेजमेंट शुड ऑपरेट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। मतलब मैनेजमेंट के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी चीज़ को मैनेज करना है तो वहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन किसके लिए? जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो मैन पावर है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन्ड वे में वर्क करना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। और उसके बाद डिसिप्लिन हो गया हमारा। अथॉरिटी, अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी में ये है कि अथॉरिटी मतलब मैनेजर्स जो होते हैं वही मेनली उन्हीं के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट में जो मैनेजर, जो लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वही उन्हीं के हाथ में अथॉरिटी होती है, वही सब कुछ मैनेज करते हैं। तो मैनेजर्स फॉर्मल अथॉरिटी गिवन देम द राइट टू कमांड। मतलब जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो कमांड देता है। कमांड किसको देगा? वर्कर्स को। वर्कर्स को कमांड देंगे और कंट्रोल करेंगे ताकि जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसिप्लिन्ड वे में हो और हम गोल को अचीव कर सकें। अगला जो हमारा है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि जो वर्क है, जो जॉब है, तो जैसे कि मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर में ये कहा है हेनरी फॉयल जी ने कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब इक्वली वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द वर्कर्स so they can smoothly function and we can achieve the goal of organization and we can avoid the conflict and confusion and workers should also not confused about their role। इसका अगर सीधे बात करें तो ये है कि मतलब सभी वर्कर्स को का जो लेबर है वो डिवाइड होना चाहिए ताकि वो स्मूथली काम कर सकें और गोल को अचीव कर सकते हैं हम, और इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मतलब दो वर्कर्स हैं जिनकी पोजीशन सेम है तो एक से हम ज़्यादा काम करवा रहे हैं, दूसरे से हम कम काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वर्कर्स के बीच में, वहाँ पर डिसिप्लिन भी नहीं रह जाएगी और फिर जो एक
काम करने का वे होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो वर्कर्स स्मूथली कैन फंक्शन एंड गोल शुड बी अचीव्ड बाय द वर्कर्स। फिफ्थ प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट वर्कर्स। मैनेजर मस्ट बी क्लियर विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर डेलीगेटिंग द वर्क। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो मैनेजर होते हैं, मतलब सेंट्रलाइजेशन इन द सेंस जो मैनेजर हैं, जो टॉप लेवल के पीपल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अथॉरिटी होती है, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ आएंगी, कैसे हमें काम को करना है। ये जो हमें मैनेजर होते हैं वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं, मतलब वो वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को कमांड करना, काम को कैसे करना, ये जब बताते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सब कुछ जब मैनेजर के पास है तब हम इसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और यहीं पे अगर डिसीजन मेकिंग में हम सबऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। अगला हमारा प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का सीधा सिंपल सा मतलब होता है सैलरी से। तो देयर शुड बी फेयर कंपनसेशन फॉर वर्क डन टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। कहने का मतलब है कि सैलरी हो गई, जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, मगर मतलब ये कि सेम पोस्ट के जो वर्कर्स हैं उनको सेम सैलरी होनी चाहिए। ये नहीं किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, शुरू हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है कि सैलरी जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे कि डायरेक्शन का मतलब है तो ऑपरेशन हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड बाई ओनली वन मैनेजर एंड वन प्लान। यहाँ पे सीधा सा मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन एक ही पर्सन दे वर्कर्स को, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए कि इसी डायरेक्शन में हमको काम करना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने पीपल्स हैं वो मैनेजर का दिया हुआ डायरेक्शंस को फॉलो करें और एक ही पर्सन वहाँ पे डायरेक्ट करे। ये नहीं कि जितने भी पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब डायरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। अगला है हमारा 8th वाला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड। यहाँ पे यही है कि एम्प्लॉयज इंटरेस्ट शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन गोल के लिए होना चाहिए, कॉमन गुड के लिए। मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी जो खुद की चॉइसेस हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। हमको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसी को मिला, उसी के साथ ही हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसे अचीव करना है। मतलब जितने, अब जैसे कि इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत सारे वर्कर होंगे, उनके बहुत सारे अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो हम उसके बेसिस पे नहीं जा सकते। हमको क्या करना है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करके, डायरेक्शन देके उनके मतलब कॉमन जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उस तक ले आना है। तो ये हो गया। अगला प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर हो रहा बार बार किसी भी स्टाफ का, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब अगर क्योंकि अगर बार बार टर्नओवर हो रहा है उसके बाद हम रिक्रूट कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जा रहा है, और अगर वर्कर कम है तो काम भी स्मूथली नहीं हो पाएगा। वहाँ पे जितने वर्कर हैं उन पे वर्कलोड होगा। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ए हाई एम्प्लॉइज टर्नओवर इज नॉट बेनिफिशियल। यहाँ पे यही है कि अगर हम एफिशिएंट फंक्शन चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो स्टाफ की स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर बार बार टर्नओवर हो रहा है स्टाफ का तो ये एफिशिएंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा अगला 10th प्रिंसिपल हमारा हायरार्की। हायरार्की का मतलब ये होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो हायरार्की का यही है कि नीट बॉक्सेस एंड लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है उसमें लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे कि ऊपर जो अथॉरिटीज़ होती हैं मतलब टॉप लेवल वो होते हैं, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल के अगर किसी हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल हो गए पहले, फिर हम यहाँ पे HOD वाइस प्रिंसिपल रख लेते हैं,
वाइस प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे HOD हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे हो जाता है सीनियर मतलब लेक्चरर हो जाएगा, प्रोफेसर्स आ जाएंगे हमारे HOD में। उसके बाद अगर कोई प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, फिर ट्यूटर हो गया, फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इस तरीके से मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो फॉलो होनी चाहिए। दी हायरार्की मस्ट बी रन इन ऑर्डर ऑफ रैंक फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे यही है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और टॉप लेवल से लोअर लेवल पे होनी चाहिए। ये अब अगला है हमारे पास ऑर्डर। अगला जो हमारा 12th प्रिंसिपल है वो 11th प्रिंसिपल है, सॉरी, वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि befitting people should be placed in the job or position must suited to them. Moreover, material and people should be in the right place at the right time. ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे जब हम किसी भी जॉब में या किसी भी पोजीशन में अगर किसी भी पर्सन को प्लेस कर रहे हैं तो वो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन अलग है, उनका काम अलग है, वो ऑर्डर में जा रहा है ना सब। तो और फिर राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए, मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है वहाँ पे उस पर्सन को ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है हमारा 12th प्रिंसिपल हमारा इक्विटी। तो इक्विटी की बात करें अगर हम, तो इक्विटी का मतलब होता है इक्वली, मतलब देयर शुड बी फ्रेंडली एंड फेयर अप्रोच बाय मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। इक्विटी का मतलब ये है कि जो मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट से फेयर, मतलब फेयर और फ्रेंडली बिहेव करे। मतलब ये नहीं कि किसी सबऑर्डिनेट या किसी एम्प्लॉय को वो ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहा हो, किसी पे वो कम ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसको चाहिए कि वो बराबर ध्यान दे सब पे। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 13 वाला स्प्रिट द क्रॉप का मतलब है वी फीलिंग कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब स्प्रिट द क्रॉप का मतलब हम यूनिटी से ले सकते हैं, या इसका यही मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए। मतलब हमारे वाली फीलिंग को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन होना चाहिए। मतलब जो उसके वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, और जो मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक यूनिटी की फीलिंग होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन कम होगा। अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो हम जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है इनिशिएटिव है, 14th प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। Even though some mistake might result, subordinates should be allowed to plan and implement their works by taking self initiative। मतलब इस इनिशिएटिव का ये मतलब है कि कभी कभी होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर से कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गई, तो मतलब सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको अलाउ किया जा सकता है कि वो अपना प्लान बनाए, अपनी मिस्टेक्स देखें और इम्प्लीमेंट करें। मतलब आपस में बात करके अपने व्यूज़ दे सकता है। मतलब अगर सीधे से बात करें तो इनिशिएटिव का मतलब हिंदी फॉल जी ने ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपना व्यूज़ दे सकते हैं, मतलब वो सेल्फ इनिशिएट कर सकते हैं बात करके अपने। तो ये थे 14th प्रिंसिपल हमने देखे। तो 14 से शुरू करते हैं हम इस बार। इनिशिएटिव का मतलब हमने देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर जो है वो इनिशिएट कर सकता है, अपने आइडियाज़ को बता सकता है, आपस में बात करके किसी भी आइडियाज़ को बता सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। 13th प्रिंसिपल था हमारा स्प्रिट द क्रॉप। इसका मतलब था वी फीलिंग। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है उनके बीच में वी फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन कम होगा और गोल को हम जल्दी अचीव कर लेंगे। इक्विटी होनी चाहिए, मतलब मैनेजर जो है वो सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका फेयर रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अप्रोचेस कर रहा है, किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। 11th प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए। हायरार्की का मतलब है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ का मतलब है
कि स्टाफ में जो है हाईली टर्नओवर नहीं होना चाहिए, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेबल होने चाहिए, जिससे कि हमें बार बार रिक्रूट ना करना पड़े और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट है उन सबको हमें मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस पर लेके आना है। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट करने वाला पर्सन एक होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन मिलना चाहिए सबको, जिससे वो अच्छे से काम कर सके। रिम्यूनरेशन का मतलब है जो सैलरी है वो सारे वर्कर्स को उनके पोजीशन और पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है वर्कर्स को, ये सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और अगर सबऑर्डिनेट्स को भी हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर